प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने विद्यार्थी 29 फरवरी को विज्ञान का पेपर देने वाले हैं उनके लिए विज्ञान का एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आ चुका हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं कि 29 फरवरी को बोर्ड परीक्षा में विज्ञान की कॉपी कैसे लिखे, कैसे कॉपी को रिप्रेजेंट करना है ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे और पूरा का पूरा नंबर मिले और एग्जामिनर खुश होकर के नंबर देगा। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताने वाला हूं कि 29 फरवरी को विज्ञान की कॉपी कैसे लिखना है और टॉपर बोर्ड परीक्षा में विज्ञान की कॉपी कैसे लिखते हैं, सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, सबसे पहले समझते हैं कि विज्ञान की कॉपी कैसे लिखना है और कॉपी लिखते समय कौन सी गलतियां नहीं करना है। और बच्चों, आप सभी ने यहाँ पे गणित का पेपर देकर के आ चुके हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी का हिंदी की तरह आप सभी का गणित का ही पेपर बिल्कुल अच्छा गया होगा। अच्छा नहीं भी गया होगा तो परेशान मत होना बच्चों, आपके पास बहुत ज्यादा अभी समय है और बहुत ही सब्जेक्ट है, उस पर फोकस करो। क्योंकि भैया अगर परसेंटेज किसी सब्जेक्ट में अगर खराब हो रहे हैं तो ज्यादा जान लगा दो कि आप सभी को आने वाले पेपर में ज्यादा नंबर अचीव कर सकते हो। आइए बच्चों, समझते हैं कि टॉपर बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से कॉपी लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ताकि भैया वो 70 में 70 स्कोर कर सकते हैं। आइए बच्चों, मैं आप सभी को यहाँ पे पूरा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल मैं टॉपिक समझाऊंगा। और बच्चों, आप सभी ने यहाँ पे बहुविकल्पित हल कर ही लोगे। और यहाँ पे समझते हैं भाई कि जो खंडवा आता है ना, बहुत सारे बच्चों को यहीं पे डाउट रहता है, ठीक ना। क्या सर हम खंडवा का सोल्यूशन कैसे करेंगे ताकि हमारा एक भी नंबर ना कटेगा और हमारा पूरा नंबर मिलेगा, ठीक ना। तो बच्चों यहाँ पे समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्लियर आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए। दो नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले कंडीशन क्या है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु है और इसे कंडीशन बताना है कि भैया इसका कंडीशन कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक ना। आइए बच्चों, समझते हैं किस प्रकार से टॉपर के द्वारा कॉपी लिखी गई है। अगर आप भी ऐसे ही कॉपी लिखते हो बोर्ड के पेपर में तो भैया 70 में 70 स्कोर कर सकते हो, इस बात की पूरी गारंटी है। सबसे पहले बच्चों क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल इसी प्रकार से लिखना है। खंडवा प्रश्नोत्तर संख्या पहला, इसमें पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, वस्तु की स्थिति दिया गया है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। जो हमारी वस्तु कहां पर है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है। इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ये बनेगा केंद्र और अनंत के बीच में। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। इसी प्रकार से आप सभी को यहाँ पे दिखाना है। और कोई भी उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन आप सभी से यहाँ पे पूछा गया, ठीक है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो भैया अवतल दर्पण भी बनाना है, नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पे अवतल दर्पण बना दो और यहाँ पे देखो वस्तु कहाँ पे है, वक्रता केंद्र और यहाँ पे फोकस के बीच में। ये देखो वक्रता केंद्र सी है और यहाँ पे देखो फोकस यहाँ पे एफ है। इसी दोनों के बीच में मैंने वस्तु को रख दिया है और यहाँ पे रिफ्लेक्ट करा दिया। वस्तु से बड़ा, केंद्र से दूर बन रहा है, सीधा यहाँ पे उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। इसी प्रकार से बनाना भैया, पूरा नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या था, वस्तु क्या कहाँ पे थी भैया, वस्तु को हमारा रखना था दर्पण का जो ध्रुव था, ध्रुव और फोकस के बीच में। तो ध्रुव और फोकस के बीच में जब हम वस्तु को रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ये बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक ना। और इसका ग्राफ यहाँ पे देख सकते हो, इस प्रकार से ग्राफ बनाया गया है। इसी प्रकार से आप सभी को ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है, तो अभी जाकर भैया पूरे नंबर मिलेंगे, वरना नंबर कटने का बहुत चांसेस ज्यादा रहता है, ठीक ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार भी ज्ञात करना है। इसका ज्ञात करना भाई, पूरा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसको हल करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, पूरा यहाँ पे पूछा गया है। आइए भाई समझते हैं कैसे हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो दिया गया है बिंब की लंबाई, यानी हाइट दे दिया है 5 सेंटीमीटर। फोकस दूरी यहाँ पे दे रखा है भैया, तो क्या होता है भैया, वक्रता त्रिज्या बटे में 2 होता है। एफ का मान यहाँ पे वक्रता त्रिज्या आपको दे रखा 30 सेंटीमीटर, बटे में 2 कर दोगे तो फोकस दूरी का मान यहाँ पे हो जाएगा कितना, 15 सेंटीमीटर। अब देखो 15 सेंटीमीटर जब फोकस का मान यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो दर्पण कौन सा होगा, उत्तल दर्पण होगा। और बिंब की जो दूरी है ना, वस्तु की दूरी यहाँ पे दे रखा -20 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है यहाँ से बच्चों, यहाँ से आपको भी का मान निकालना है। आप सभी इतना तो जानते होंगे कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/f होता है। और f का और u का, यहाँ पे u का मान रख दो तो क्या हो जाएगा, 1/v का मान यहाँ से 60/7, यानी कि इतना निकल करके आ जाएगा। इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बिंब का साइज, यानी कि प्रतिबिंब का साइज कैसे निकलेगा, जो भी इमेज का जो साइज होगा वो कैसे निकलेगा, आवर्धन क्षमता से निकाल लो। एम बराबर क्या होता है, एच डैश अपन में एच होता है, यानी कि -v/u होता है। और यहाँ -v क्या मान क्या है, ये -h डैश है, बटे में यू का मान क्या है 5 है। यहाँ से रख दो, यहाँ पे h डैश का मान आ जाएगा इतना। और देखो प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है, आभासी बनेगा, साथ में सीधा बनेगा। इसी प्रकार से बच्चों आप सभी को कॉपी को हल करना है, लिखना है।
ठीक ना। चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, यह भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करिए। वोल्टेज कितना प्रवाहित हो रहा है इसके बारे में बताना है भाई, क्या कितना वोल्टेज होगा। ठीक ना, कैसे करेंगे जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें समझिएगा। इसमें लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा। इसमें दिया गया प्रतिरोध का मात्रक दिया गया यहाँ पे 4 ओम, हीट दिया गया उष्मा यानी ऊर्जा दिया कितना 100 जूल प्रति सेकंड, समय का यहाँ पे दिया गया भाई 1 सेकंड। आपको वोल्टेज निकालना है भाई, क्या होता है फार्मूला, H बराबर I स्क्वायर RT होता है। यहाँ से I का मान निकालोगे तो रूट में हो जाएगा H बना RT, H RT और सबका मान रख दो, यहाँ पे I का मान 5 एम्पियर निकल करके आ जाएगा। और देखो वोल्टेज भी आपको निकालना था, तो V बराबर क्या होता है I इंटू R, ओम के नियम के हिसाब से निकाल लोगे 20 वोल्ट निकल करके आ जाएगा। ठीक ना, तो बच्चों इतना तो भाई कैलकुलेशन आप लोग जानते होंगे। ठीक ना, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ किस प्रकार से कॉपी को हल करना है, रिप्रेजेंट करना है और क्या तरीका अपनाना है। ठीक है, अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान से समझिएगा ये वाला क्वेश्चन कि नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत। ठीक ना, यहाँ पर देखिए किसी नामांकित चित्र आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत एवं कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। इसमें ब्रूसों का क्या महत्व होता है इसके बारे में समझाना है। ये क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा गया है। या तो आप ये करो जनित्र वाला करो, और नहीं तो भैया ये वाला करो मोटर वाला करो। यहाँ पे देखो पूछा गया है कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर बनाना है, इसका सिद्धांत कार्यविधि भी लिखना है, और विद्युत मोटर में विभक्त बहुलक का क्या महत्व होता है इसके बारे में समझना है। ये भी क्वेश्चन 6 नंबर का है। ठीक ना, आइए बच्चों हम यहाँ पे हल करेंगे मोटर वाला क्वेश्चन को, सॉरी यहाँ पे जनरेटर वाला क्वेश्चन को। इसमें क्या होगा लिखेंगे कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या होता है भैया, जनित्र इस सिद्धांत पर काम करता है कि किसी चालक में प्रेरित धारा तब उत्पन्न होती है जब इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स या रेखाओं में परिवर्तन होता रहता है। ठीक ना, उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दायां के नियम से अनुसार ज्ञात किया जाती है। और इसी प्रकार से यहाँ पर लिख दोगे सिद्धांत हो गया ना। अब आपको कार्यविधि कैसे लिखना है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये आपको फिगर बनाना है बढ़िया से। ठीक ना, पूरा यहाँ से चुंबक वगैरह बना करके या कॉइल बना देना, कुंडली बाइंडिंग वगैरह कर देना, ब्रश साफ्ट वगैरह लगा देना, पूरा बढ़िया से इसका नामकरण कर देना, पूरा नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। कार्यविधि में क्या लिखेंगे, जब कुंडली को चुंबक के ध्रुव N तथा S के बीच में वामावर्त यानी क्या होता है भैया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, वामावर्त घुमाया जाता है तो क्या होता है भाई AB नीचे और CD ऊपर की दिशा में जाती है। ठीक ना, AB नीचे और CD ऊपर की दिशा में जाती है। उत्तरी ध्रुव के निकट AB चुंबकीय रेखाओं को और CD ऊपरी दक्षिणी ध्रुव के निकट रेखाओं को काटती है। इससे AB और CD में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लेमिंग के हाथ के अनुसार से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसमें पूछा गया था ब्रश का काम क्या होता है भैया, तो B1 तथा B2 से विद्युत धारा को लोड तक ले जाने तक काम करता है, और इसी तरह में इसे गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया जाता है जो कि विद्युत धारा को मापता है। करंट को क्या करता है भाई, यही मेजर करता है। ठीक ना, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आ जाते हैं अथवा करके। यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन, उपभाग सेकंड में निम्नलिखित यौगिकों का संरचना बनाना भाई, इसका फिगर बनाना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, मेथेनॉल, प्रोपेनाइन, पेंटेनोन थर्ड और ब्यूटेनॉन सेकंड का। आपको इस चारों का स्ट्रक्चर बनाना है भाई। ठीक ना, इसका फार्मूला भी लिख दोगे ना तभी काम हो जाएगा, इस प्रकार भी लिख दोगे तो नंबर मिल जाएंगे। CH2O, ठीक ना, ये आपका किसका होता है भैया, ये होता है मेथेनॉल का। ये आपका प्रोपाइन का होता है, ये प्रोपाइन का। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, ये आपका होता है पेंटेनोन 3 का। तो C5H10O हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा ब्यूटेनोन सेकंड का। CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इस प्रकार से पूरा लिख दोगे, पूरा नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। अब बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, इसी प्रकार से भाई कहाँ पे लिखना है। ठीक ना, क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं। ठीक ना, 12 17 18 20 तत्वों का नाम लिखना है, और आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या और आवर्त का नाम भी लिखना है। यहाँ पे देखो इस प्रकार से लिखना होगा, मैग्नीशियम, क्लोरीन, आर्गन और यहाँ पे कैल्शियम हो जाएगा। 12 17 18 20 हो जाएगा, सबका परमाणु क्रमांक यहाँ पे दिया गया है। समूह की अगर बात करेंगे तो मैग्नीशियम किस में आता है भाई, कौन समूह में आता है, सेकंड में आता है ग्रुप में, और आवर्त इसका तीसरा है। इसी प्रकार से क्लोरीन का 17वां समूह है और तीसरा आवर्त है। आर्गन का 18वां समूह है और यहाँ पे तीसरा आवर्त है। कैल्शियम का दूसरा समूह है और यहाँ पे चौथा आवर्त है। इसी प्रकार से लिख दोगे, यहाँ से 4 नंबर पा जाओगे। ठीक ना, अगला हमारा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है भाई, ध्यान समझिएगा। इसमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दो, ये वाला, या तो भैया इस रिएक्शन को कंप्लीट करो। ठीक ना, इसको रिएक्शन को कंप्लीट करो, आना तो इसके बारे में लिखो कि हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया, कार्बन, ठीक ना, इसको याद बताओ कि कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हाइड्रोजनीकरण, तीनों के बारे में लिखो, या तो इसके बारे में करो। तो हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे इसके बारे में। ठीक ना, इसके बारे में हल करेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है। आइए समझते हैं कि दहन अभिक्रिया क्या होती है। इसमें लिखेंगे कि दहन एक रासायनिक प्रक्रिया या ईंधन हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक ऐसी अभिक्रिया होती है जो ऊष्मा और प्रकाश का उत्पादन करती है, जिसका परिणाम लौ होती है। लौ की प्रक्रिया से गुजरने वाले पदार्थ को दहनशील कहा जाता है। ठीक ना, दहनशील कहा जाएगा। इस प्रकार से दहन अभिक्रिया लिख लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये क्या होता है भाई,
तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व का प्रतिस्थापन दूसरे तत्व के द्वारा होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। इसमें देखो यहाँ पे सोडियम जब जल के साथ क्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगी। ठीक ना, प्रतिस्थापन हो गया। देखो यहाँ पे जल जो है ना, यह ऑक्सीजन इसके साथ आ गया, हाइड्रोजन अलग हो गया। हाइड्रोजनीकरण के बारे में क्या लिखेंगे, इसमें आपको ये लिखना होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन का मिलना और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। और इस प्रकार से यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे CH3 और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड साथ में जल बना लेगा, उसमें मिलेगा, साथ में आपको प्रकाश भी मिल जाएगा। ठीक ना, इस प्रकार से लिखना होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन जो कि बायो का सेक्शन है। ठीक ना, आपको बताना है कि ऑक्सी और अनॉक्सी शोषण में क्या अंतर होता है। यहाँ पे पूछा गया है ऑक्सी और अनॉक्सी शोषण में क्या अंतर होता है, 2 अंतर लिखना है। 1 नंबर का है क्वेश्चन। इसमें लिखेंगे ऑक्सी तथा अनॉक्सी शोषण में अंतर, 2 अंतर लिख दो, 2 नंबर 1 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। ऑक्सी शोषण में भोजन का पूर्ण पाचन या पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो जाता है, जबकि अनॉक्सी शोषण में भोजन का पूर्ण पाचन बिल्कुल भी नहीं होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण बिल्कुल भी नहीं होता है। ऑक्सी शोषण में क्रिया के फलस्वरूप अंत में CO2 जल और यहाँ पे ऑक्सीजन ऊर्जा बनती है, जबकि अनॉक्सी शोषण में क्रिया के फलस्वरूप अंत में CO2 और लैक्टिक एसिड ही बनता है। इस प्रकार से 2 अंतर लिख दोगे, 1 नंबर यहाँ से पा जाओगे। ठीक ना, चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि लसिका और रुधिर में अंतर बताना। यहाँ पे देखो लसिका क्या होता है भाई और रुधिर क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। इसमें क्या लिखेंगे, 2 अंतर लिखना है कि लसिका और रुधिर में अंतर। इसमें लिखेंगे लसिका रंगहीन संयोजी ऊतक होता है, जबकि रुधिर लाल रंग का एक संयोजी ऊतक होता है। लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती है, जबकि रुधिर में लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती है। ठीक ना, चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कि यहां बता दो पाचक एंजाइमों का काम बताना है। ठीक ना, पाचक एंजाइमों का काम बताना है। नहीं, ये वाला क्वेश्चन है भाई, कायिक जनन किसे कहते हैं, कायिक जनन किसे कहते हैं। इसमें लिखना है आपको कि जब किसी पादप का पुनरुद्भवन, ठीक ना, बीज के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य कायिक भाग जैसे मूल हो गया, स्तंभ हो गया, पड़ हो गया से होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कायिक जनन बोलेंगे। ठीक ना, उसके काया से होता है ना, उसके देह से होता है, तो क्या बोलेंगे, कायिक जनन बोलेंगे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि हार्ट के बारे में लिखना है भाई। यहाँ पे देखो हृदय के बारे में, ये देखो 8वां का डी नंबर है, 8वां का डी नंबर है ये वाला। हृदय का क्या कार्य होता है, हृदय काम लिखना है। यहाँ पे देखो इसमें लिखेंगे कि मानव हृदय का प्राथमिक कार्य पूरे शरीर में रक्त पंप करना है। रक्त मानव हृदय सहित शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन, हार्मोन, ग्लूकोज और अन्य घटकों को पहुंचाता है। हृदय यह भी सुनिश्चित करता है कि शरीर में पर्याप्त रक्तचाप बना रहे, मतलब बीपी को कंट्रोल करता है। ठीक ना, चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, 9वां नंबर कि रसायन संश्लेषण क्या होता है, इसके बारे में लिखना होगा। इसमें भाग लेने वाले 3 जीवाणुओं के नाम भी लिखना होगा। ठीक है, इसके बारे में समझते भाई। इसमें लिखेंगे कि रसायन विज्ञान में उद्देश्य पूर्वक एक या क्रम से कई रासायनिक अभिक्रियाएं कराकर एक या अनेक उत्पाद बनाने की क्रिया को रसायन संश्लेषण कहते हैं। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करके, ठीक ना, उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग ATP उत्पादन करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से लिख दो भाई, पूरा नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार से भाई स्वच्छ लिखना है, साफ लिखना है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि पाचक एंजाइमों का काम लिखना है। यहाँ पे देखो इसके बारे में लिखना होगा, कैसे लिखेंगे। इसमें लिखना होगा कि पाचक एंजाइम उत्प्रेरक क्रिया द्वारा भोजन के जटिल अवयवों को सरल भागों में खंडित कर देता है, जिससे वे घुलनशील हो जाते हैं और शरीर में उनका अवशोषण हो जाता है। जैसे आप लिखेंगे पेप्सिन और श्लेष्मा का स्राव भोजन के अमाशय में पचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और अंत हमारा एक और भी क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक यहाँ पे आपको लिखना है ये वाला, डार्विनवाद क्या होता है, लैमार्कवाद क्या होता है, दोनों के बारे में लिखना होगा। या तो ये करो नहीं तो ये करो। आइए समझते भाई डार्विनवाद क्या होता है। इसी प्रकार से लिखना होगा, लिखेंगे कि डार्विनवाद चार्ल्स डार्विन और अन्य द्वारा विकसित जैविक विकास का एक सिद्धांत होता है, जिसमें कहा गया था कि जीवों की सभी प्रजातियां छोटी विरासत में मिली विविधताओं के प्राकृतिक चयन के माध्यम से उत्पन्न और विकसित होती है, जो व्यक्ति की प्रतिस्पर्धा करने, जीवित रखने की क्षमता बढ़ाती है। और लैमार्कवाद क्या होता है, लैमार्कवाद इस सिद्धांत पर काम करता है कि किसी व्यक्ति के जीवन काल के दौरान उसमें होने वाले सभी शारीरिक परिवर्तन, ठीक ना, उसकी संतानों को विरासत में मिलते हैं। उदाहरण के लिए कई बार उपयोग करने के पर, ठीक ना, किसी अंग का विकसित हो जाना। इस प्रकार से लैमार्कवाद और डार्विनवाद के बारे में लिख दोगे भैया, पूरा नंबर मिल जाएगा। तो फिर बच्चों आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आप इस तरीके के साथ अगर पेपर में काफी को रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, इस सभी चीजों को ध्यान में रख करके लिखते हैं, तो भैया आप भी टॉपर बन सकते हैं और आप भी अपने माँ बाप का सपना साकार कर सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।